आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अध्याय 1 खंड क्रमांक 3 मौर्य वंश 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक। एक चैप्टर पिछला बकाया रह गया था, अन्य विरोध। अन्य विरोध क्या है? एक नंबर का छोटा सवाल पूछा जा सकता है। संथागार के सदस्य, संथागार बोले तो वर्तमान में संसद यानी संसद के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इसे अनुविरोध कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश की स्थापना के कारण या परिस्थितियां। मगध पर नंद वंश के विलासी शासक घनानंद का शासन था। मगध एक जनपद था जिसके ऊपर विलासी शासक घनानंद नामक राजा का शासन था। दूसरा, पश्चिमोत्तर भारत पर सिकंदर का आक्रांत। आपने सुना होगा सीरिया के शासक सिकंदर का आतंक था। तो हुआ क्या, एक बार तक्षशिला विश्वविद्यालय के मास्टर यानी गुरुजी चाणक्य ने ऐसा सोचा कि ये जो सिकंदर है ये भारत पर आक्रमण करेगा तो भारत को पूरा लूट कर ले जाएगा। इसलिए इन्होंने अपने शिक्षकों की एक बैठक बुलाई और बैठक में ये विचार व्यक्त किया कि यदि ऐसा होता है और सिकंदर यदि भारत के ऊपर आक्रमण करता है तो भारत पूरा का पूरा तहस नहस हो जाएगा। तो बाकी वाले गुरुजी ने कहा इससे हमें क्या लेना देना, ऐसा तो होता रहेगा और हमें क्या मतलब। लेकिन चाणक्य की चिंता बरकरार रही। तो चाणक्य ने क्या किया, उस समय का जो सबसे बड़ा राजा था वो मगध का राजा नंदवंश का घनानंद था। चाणक्य सीधे घनानंद के पास चले गए, वहाँ जाके बैठे, बाहर खड़े रहे, दरबार में बुलाया, लेकिन बहुत समय लग गया। अंदर गए, अंदर जाते तो देखते हैं घनानंद विलासिता में डूबे हुए थे। घनानंद के कहीं नृत्य चल रहा था, कहीं गाना बजाना चल रहा था। ऐसा कुछ देख करके चाणक्य विचलित हो गए। फिर जब घनानंद से मुलाकात हुई तो घनानंद ने क्या किया, नशे के चूर में चाणक्य के धक्का लगा दिया और धक्का लगाते ही चाणक्य की जो चोटी थी, क्योंकि चूंकि चाणक्य ब्राह्मण थे इसलिए उनकी जो चोटी थी वो खुल गई। चोटी खुलते ही चाणक्य ने उनको एक श्राप दिया कि तेरे वंश का नाश करने के बाद ही मैं अपनी चोटी को बांधूंगा। इस तरह से चाणक्य वापस जब रवाना होते हैं तो वापस रवाना होते बीच में उनको एक शिकारी मिलता है और शिकारी के पास में 10-12 लड़के थे। तो उन्होंने उस लड़कों को देखा। देखते उनके मन में विचार आया कि इन 10-12 लड़कों में से कोई लड़का ऐसा मिल सकता है जो नंद वंश के राजा घनानंद का नाश कर सकता है। जैसे शिकारी की उस चाणक्य पर नज़र पड़ी तो चाणक्य को शिकारी ने बुलाया और कहा कि बोलो कैसे आना हुआ। तो चाणक्य ने कहा कि मुझे इसमें से एक लड़का चाहिए। तो शिकारी ने कहा कि एक शर्त पर मैं आपको लड़का दे सकता हूँ कि इस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी है, वो चिड़िया के मैं एक तीर मारूंगा, चिड़िया जैसे ही ऊपर से नीचे गिरेगी इधर मेरे कुत्ते दौड़ेंगे और इधर आप दौड़ोगे। यदि दोनों में से कोई पहले पहुँचेगा, यदि आप पहले पहुँच गए तो आपको लड़का मिल जाएगा और आप पहले नहीं पहुँचे तो जैसा मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। चाणक्य ने हाँ कर दी। शिकारी ने तीर मारा, गिरने से पहले ही चाणक्य वहाँ पहुँच गए। चाणक्य ने उस पक्षी को पकड़ लिया। इस तरह से शिकारी ने हार मान ली और हार मानने के बाद चंद्रगुप्त को चाणक्य को सौंप दिया। चाणक्य उस चंद्रगुप्त को तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गए और वहाँ पर उन्हें 8 साल तक पढ़ाया। जो भी उनको शिक्षा देनी थी, अस्त्र की, शास्त्र की, हिंदी की, साहित्य की, अंग्रेजी की, अर्थशास्त्र की, भूगोल की, राजनीति की, जिसकी भी देनी थी उसकी शिक्षा दी। आपने सुना होगा चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। लेकिन चूंकि एक चीज़ ज्ञात होनी चाहिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के अंदर अर्थशास्त्र का उल्लेख नहीं है, उल्लेख है तो सिर्फ राजनीति का।
तीसरा कारण मगध की प्रजा का राजा के अत्याचारों से पीड़ित होना, और चौथा जनता पर असहाय कर। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक रहा। गुरु चाणक्य की सहायता से 25 वर्ष की आयु में मगध के राज सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य आरूढ़ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशेष ये है कि व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। अंतर्राष्ट्रीय विजय। भारत की तरफ से पहली अंतर्राष्ट्रीय विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने की। 305 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। ये पहला अवसर था जिसमें किसी भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय विजय प्राप्त की। 303 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में संधि हुई, जिनकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं। पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। जवाब में बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को दिए, लेकिन एक और शर्त रखी गई थी कि हेलेना, चाणक्य ने एक शर्त रखी थी कि हेलेना जब भी विवाह करेगी तो उसमें 2-3 शर्तें चाणक्य ने रखी थी। चाणक्य ने पहली शर्त रखी कि चंद्रगुप्त मौर्य से हेलेना का विवाह होगा, लेकिन हेलेना राजकार्य में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगी। हेलेना का पुत्र राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, क्योंकि विदेशियों को कभी भी भारत और भारतीयों से कभी प्रेम नहीं हो सकता। एक चीज और रह गई थी, हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का ये जो विवाह है, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। और एक और चीज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेवाड़ के गुहिल वंश के राजा अलहट ने हरिया देवी हूण राजकुमारी से भी विवाह करके ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। साम्राज्य विस्तार। काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात में सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र में उन्होंने एक अपना प्रतिनिधि रखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसका नाम था पुष्यगुप्त, और पुष्यगुप्त जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। विंध्य, कश्मीर का भूभाग इत्यादि। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी विजय अभियान चलाया था, दक्षिण भारत को भी जीता था। चूँकि माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को भी जीता था। तमिल ग्रंथ अहनानुरु और मुर्नानुरु के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, और 298 ईस्वी पूर्व में इन्होंने संथारा पद्धति नाम सुना होगा कि जिस चीज़ का या जिन वस्तुओं का उपयोग करके हम अपना जीवन यापन करते हैं, उन वस्तुओं को यदि हम छोड़ देते हैं और छोड़ करके जीवन त्याग देते हैं, ऐसी पद्धति को संथारा पद्धति कहते हैं। और संथारा पद्धति के माध्यम से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने अपना शरीर श्रवण बेलगोला, मैसूर, कर्नाटक में त्यागा। चंद्रगुप्त के बारे में 2-4 और बातें हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोडस और सेंड्रोकोडस के नाम से भी जाना जाता है। मेगस्थनीज का नाम सुना, थोड़ी देर पहले आया था कि उनको राजदूत के रूप में भारत में छोड़ा था। तो मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इसके अलावा थोड़ी सी जानकारी है और बता देता हूँ आपके लिए कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति का था, ऐसा उल्लेख किया गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त शूद्र था,
जैन और बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है। मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषभ कुल का बताया गया है। एक विदेशी थे जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं का गिरोह था। और एक विदेशी और थे जिनका नाम था लुटार्क के अनुसार 6 लाख सेना के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को जीता था। आज के प्रश्न, अनुविरोध किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत अभियान का उल्लेख किसमें किया गया है? मौर्य वंश के उदय के 2 कारण लिखो। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? और अस्ताक्षर नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? धन्यवाद।